आइए जानते हैं कि संसद और राज्य और लोकसभा और समिति आदि के बारे में। संसद, राज्यसभा, लोकसभा और समितियों के बारे में जानते हैं। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, 5 ईयर का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का? तो 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसकी गणना लोकसभा की पहली बैठक से होती है। जब पहली बैठक होती है तब से इसकी गणना मानी जाती है। तत्पश्चात वह स्वयं भंग हो जाती है। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर, भारत के जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उसी के आधार पर लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। जो वर्तमान में हमारी लोकसभा का आधार है संख्या का, वो 1971 की जनसंख्या का आधार, 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की गई हैं। और यूपी में कितनी है? तो यूपी में 80 लोकसभा सीट है। कितनी है? तो यूपी में लोकसभा की सीट 80 है और सबसे ज़्यादा है। बिहार में जो है 40 है। फिर बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति होगी। जो बैठक होती है, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है। जैसे केंद्र में एक संसद होती है, वैसे प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल 2 प्रकार का, उसमें से एक विधानसभा, एक विधान परिषद है। तो उसी प्रकार से विधानसभा है। तो इसकी गणपूर्ति के कितनी आवश्यक है? तो जितने सदन के कुल सदस्यों का, सदन के कुल सदस्यों में से 1/10, सदन के कुल सदस्यों में से 1/10 सदस्य। और यही जो है संसद के लोकसभा में गणपूर्ति के लिए आवश्यकता शर्त है। यही विधानसभा में। संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 में, संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्यों या सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग, इसमें से जो भी अधिक हो वही होगा। कहने का मतलब है कि विधानसभा में जो बैठक है गणपूर्ति के लिए कितनी आवश्यक है? तो 1/10 राज्य के लिए भी है और लोकसभा के लिए भी है। भारत में कोई भी विधि राज्यसभा के चुनाव में प्रयुक्त होगी। तो भारत में कोई भी विधि जो है राज्यसभा के चुनाव के लिए, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। संसद के 2 ये भिन्न अंग है, वैसे तो संसद के 3 अंग होते हैं। तो राज्यसभा के चुनाव के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होगी? तो राज्यसभा का हम चुनाव डायरेक्ट नहीं करते हैं, यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। और साथ में ये बताते हैं कि ये जो राज्यसभा है, ये बुद्धिजीवों की संसद है। बुद्धिजीवों का पर इसकी सभा कहलाती है राज्यसभा। तो देख लेते हैं इनके सदस्यों के बारे में। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन राज्य की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभाओं की निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जिसका जनक अरस्तू को माना जाता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त होती है। कैसी विधि? तो अप्रत्यक्ष विधि प्रयुक्त की जाती है। फिर देखते हैं भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उल्लिखित है। तो भारत में जो एक संघ के मंत्री होते हैं तो उनमें शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? तो शपथ से संबंधित है। काहे से संबंधित है? तो शपथ से। लिखा हुआ भाग नहीं, अनुसूची। संविधान का भाग जो है, संविधान की 3य अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 3य अनुसूची में जो है शपथ का उल्लेख किया गया है। और जो 3य अनुसूची है इसमें जो है
उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है, बल्कि जितने कर्मचारी हैं उनकी शपथ का उल्लेख है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। जब देश में संविधान लागू हुआ तब 8 अनुसूचियाँ थी, इस समय कितनी है? 12 हैं। संविधान की 3री अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। शपथ एवं प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। इसमें से संघ के मंत्री हैं और संसद सदस्य हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ये सब 3री अनुसूची के अंतर्गत शपथ लेते हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 हैं। अब तब कितनी थी? 8 हैं। संविधान के भाग कितने हैं? तो भाग कितने हैं? 22 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 हैं। देखते हैं इसमें कौन संघ के मंत्री जो भी या केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो इसमें आते हैं। संसद के सदस्य आएंगे इसमें, और संसद के सदस्य के साथ उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो भी आता है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी इसमें शामिल किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भाई उसमें के अपने सदस्य करते हैं। लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है स्पीकर का चुनाव। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93, कौन सा अनुच्छेद? 93, लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, जो अपने में से ही सदस्य चुनते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी होता है। लोकसभा के सभी कार्यवाही का संचालन करता है। जितनी लोकसभा में कार्यवाहियाँ होती हैं वो उसी का संचालन करता है। लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारण मतदान का अधिकार नहीं है, वो साधारण में मतदान नहीं दे सकता है। कौन? स्पीकर। किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 93 में क्या कहा गया है कि वह लोकसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से उसका निर्वाचन करेंगे। वह केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत दे सकता है। जब कोई निर्णय हो, मत बराबर हो, तब वह निर्णायक मत दे सकता है, वैसे उसका अधिकार नहीं है। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन था? तो जीवी मावलंकर। 26 जून 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। अक्टूबर 1951 से 1952 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए। प्रथम आम चुनाव को संपन्न हुए तो अक्टूबर 1951 से लगा करके फरवरी 1952 तक क्या हुए? नए चुनाव, आम चुनाव कराए गए। तत्पश्चात गठित प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जी चुने गए। वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर बने रहे। देखिए कब बने थे? तो 1950 में तो संविधान लागू हुआ और 1951 से 52 तक तो चुनाव ही कराए गए, तो उसके बाद में है 1956 तक वे अपने पद पर बने रहे थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष का नाम क्या था? तो पहले अध्यक्ष का नाम था जीवी मावलंकर। क्या नाम था? जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन जो है, प्रथम लोकसभा का देखो अधिवेशन कब हुआ है? तो प्रथम लोकसभा का जो अधिवेशन है वो 13 मई, कितने मई? 13 मई 1952 को हुआ। 1952 तक तो चुनाव ही हुए थे, फरवरी 1952। फिर 13 मई 1952 को हुआ पहला अधिवेशन लोकसभा का, और 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया, जिसे स्पीकर बोलते हैं। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था भारत में यहाँ लोकसभा का? तो 13 मई को 1952 को। और गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कब बने थे? तो मई 1952 के, यहाँ मई 1952 को बने थे।
आइए जानते हैं कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर थे। तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो जीवी मावलंकर थे। यदि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं, तो उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो उसका विनिश्चय अंतिम होगा। तो कौन अंतिम निर्णय करेगा? लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही जो है विनिश्चयन करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसका विनिश्चयन करेगा। देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में, किस अनुच्छेद में, तो 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो 110 के भाग 3 में, 110 के भाग 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर लोकसभा के स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका निर्णय जो है वो अंतिम माना जाएगा। देखते हैं जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब जब लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उनका अध्यक्ष को पद से हटाने के बाद विचाराधीन हो तो क्या होगा? तब क्या होगा? अध्यक्ष को बोलने का अधिकार रहेगा। बिल्कुल है, अध्यक्ष को बोलने का अधिकार रहेगा और वह अध्यक्षता नहीं करेगा। ये भी बात है, फिर वो अध्यक्षता नहीं करेगा स्पीकर, लेकिन स्पीकर को बोलने का अधिकार रहेगा। वह प्रथमता मत देने का हकदार होगा। वह प्रथमता वह पहले ही मत देने का अधिकारी होगा। वह सदन में उपस्थित नहीं रहेगा। नहीं, वह सदन में उपस्थित रहेगा। ऐसा नहीं है कि सदन में उपस्थित नहीं रहेगा। तो अनुच्छेद 96 के खंड 1 में, अनुच्छेद 96 के खंड 1 के अनुसार जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। किस अनुच्छेद में कहा गया? 96 के 1 में। तो 96 के खंड 2 में क्या कहा गया है? ऐसी स्थिति में उसे लोकसभा में बोलने और कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। लेकिन 96 के भाग 2 में क्या कहा गया है कि ऐसी स्थिति में उसे बोलने का अधिकार होगा, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। और 96 के 1 में कहा गया है कि वह जो है लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं करेगा। लेकिन उसे क्या करने का अधिकार है 96 के भाग 2 में? तो उसे बोलने का अधिकार है, कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 100 में 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्रवाई के दौरान किसी अन्य विषयों पर प्राथमिकता ही मत देने का हक होगा। यदि ऐसी कोई बात है तो उसको पहले ही प्राथमिकता दी जाएगी मत देने का, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देने का हक नहीं है। लेकिन जब उसके पर हटाने का विचाराधीन होगा तब वह निर्णायक मत नहीं दे सकता है। कौन नहीं दे सकता है? तो स्पीकर नहीं दे सकता है। अब संविधान के भाग 100 में और क्या कहा गया है? खंड 1 में कि सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथम मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत देने का अधिकार रखेगा। 100 में कहा गया है, 100 के खंड 1 में कहा गया है सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, उस रूप में जो कोई व्यक्ति जो नियुक्त होगा तो कार्य करेगा, तब वह प्रथमता मत नहीं देगा, किंतु जब बराबर स्थिति होगी तो उसे मत देने का पूरा अधिकार है। भारतीय संसद की किस समिति में संसद की तीसरी आंख कहा जाता है? तो भारतीय संसद की कौन सी समिति जिसको संसद की तीसरी आंख कहते हैं? तो उसे कहते हैं लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है। लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति को संसद की तीसरी आंख कहा जाता है।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। लोकसभा लोक लेखा समिति भारतीय संसद की सर्वाधिक प्राचीनतम समिति। सर्वाधिक प्राचीनतम समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति है। इसे क्या कहते हैं? तो संसद की तीसरी आंख कहते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। 15 लोकसभा से तथा 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इस समिति के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर करते हैं। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है किसके सदस्यों का? तो लोक लेखा समिति, जिसे संसद की तीसरी आंख कहते हैं। एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इस समिति के का कार्य विभिन्न मंत्रालयों के जो व्यय हैं और उनका नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना। देखिए क्या काम होता है। तो जो विभिन्न मंत्रालय के व्यय हैं, जो रुपए खर्च किए जाते हैं शिक्षा मंत्रालय तथा कपड़ा मंत्री, राज्य मंत्री के द्वारा, उस पर नियंत्रण रखना और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना, ये सब इसके कार्य होते हैं। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। तो संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। देखो संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो संसद का जन्म ही कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। और हमने संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली है? तो हमने इंग्लैंड से ली है संसदीय व्यवस्था। भारत में संसद को संसद कहते हैं, जबकि नेपाल में संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत नाम है। संसदीय व्यवस्था का मूल लक्षण कार्यपालिका का जन्म निर्वाचित सभा या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। भारत में संघीय कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? संघीय कार्यपालिका किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 में 75 के भाग 3 में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किस रूप से? सामूहिक रूप से। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किस अनुच्छेद में? तो 75 के भाग 3 में। फिर भारत में संघीय कार्यपालिका सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो भारत में संघीय कार्यपालिका है, जो संघ की कार्यपालिका है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो अभी बताया गया है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस अनुच्छेद में बात कही गई है? तो 75 के भाग 3 में जो मंत्री हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे मंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। किस? 75 के भाग 3 में 75 के भाग 3 में बात कही गई है। फिर भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है कि भारत की जो है भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं। कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं, राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। ये भी बात गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 53 में कि 1 में कहा गया, 53 के 1, देखिए 52 में क्या कहा गया था? तो 52 में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और जितनी भी। अब 53 के 1 में कहा गया है भारत की संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगी। उसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के साथ करेगा। इस प्रकार से कथन जो है पहला उसमें गलत हो गया था। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष नहीं होता है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है। इस प्रकार से कथन 2 भी गलत है।
निम्नलिखित नेताओं में से भारत में प्रधानमंत्री बनने का सही क्रम चुनना। प्रधानमंत्री बनने का जो है वो सही क्रम चुनना है। तो देखते हैं प्रधानमंत्री कौन कब बनता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं, सबसे पहले बनेंगे यहाँ पर वीपी सिंह बने थे। वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर एच डी देवगौड़ा, फिर आई के गुलजार लाल बने हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने का यहाँ पर क्रम दिया गया है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले वीपी सिंह कब बने थे। तो वीपी सिंह 1989 में, 1989 से लगा करके 1990, 1989 से 1990 में कौन रहा। तो रहे वीपी सिंह। कब रहे? 1989 90, 89 याद कर लीजिए, वीपी सिंह रहे। और फिर उसके बाद में 90 से लगा करके 91 के बीच में कौन रहा। तो चंद्रशेखर रहे। 90 से 91 के बीच में कौन रहा। तो चंद्रशेखर रहे। फिर यहाँ पर नरसिम्हा राव रहे थे, वो दिया नहीं 1991 से लगा करके। फिर यहाँ एच.डी. देवगौड़ा, जो एच.डी. देवगौड़ा हैं वो रहे थे, ये रहे थे 1996 से लगा करके 1997, 96 से लगा कर 1997। तो 96 97 में, 1996 97 कौन था। तो एच.डी. देवगौड़ा। तो देवगौड़ा कब थे। तो 96 और 97 में। फिर गुलजार लाल कब बने थे। तो 97 से लगा के 98, 97 से लगा के 98 बने हुए थे। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, तो किसके पर? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो अभी हमने बताया था ये प्रधानमंत्री में निहित नहीं होती है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इस सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है। तो ये 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से। तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो 75 अनुच्छेद है। 75 के भाग 3 में देखते हैं क्या लिखा गया है। तो 3 में कहा गया है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होती है, उसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। उसे सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है कि सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके तहत मंत्री के कार्य के लिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। अगर मंत्री एक कार्य करेगा तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इस संपूर्ण मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। साथ ही मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्य होते हैं। जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के जितने भी निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्य होते हैं। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं होता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे बढ़ाया जा सकता है। तो अधिकतम 6 महीने के लिए, अधिकतम कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कब बढ़ाया जा सकता है आपातकाल? कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। किस अनुच्छेद में है तो राष्ट्रीय आपातकाल? तो अनुच्छेद 352 में उल्लेख है। 352 में उल्लेख किया गया है। 352 में के तहत भारत में राष्ट्रपति युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण, जब कोई बाह्य आक्रमण हो जाए या राष्ट्रीय युद्ध हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है।
कि आपातकाल की जो घोषणा है इसका अनुमोदन जो है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा। 6 महीने में संसद के अनुमोदन से इसे आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर चाहें तो अनुमोदन के बाद इसे और भी बढ़ा सकते हैं। वास्तव में सभी महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा लिए जाते हैं। कौन से निर्णय? महत्वपूर्ण निर्णय। मंत्रिपरिषद का गठन सभी मंत्रिपरिषद जो है उसका गठन सभी मंत्री जैसे कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, उप मंत्री से मिलाकर होता है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कौन से मंत्री? कैबिनेट मंत्री। किस मंडल में? मंत्रिमंडलीय मिशन में। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री केवल शामिल, जबकि मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री हैं। देखो मंत्रिपरिषद में कौन से स्तर के? 3 स्तर के। कहा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ये किस में आते हैं? मंत्री परिषद के गठन में आते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल कौन से मंत्री आते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं, शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल एक अत्यधिक शक्तिशाली निकाय है जो वास्तव में केंद्र सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णय इसके द्वारा लिए जाते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं इसके द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं? तो मंत्रिमंडल। ये था आपका अंतर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में। भारत में संसदीय सरकार जाना जाता है तो इसे उत्तरदायी सरकार के रूप में जानते हैं। जो संसदीय सरकार है इसमें उत्तरदायी सरकार के रूप में इसको जाना जाता है। संसदीय सरकार कहाँ से ली है? इंग्लैंड से। संसद की जननी किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यकारिणी अपनी नीतियों द्वारा कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति कार्यकारिणी अपनी जितने भी कार्य उसके लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती हैं। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार तथा उत्तरदायी सरकार तथा सरकार का पाश्चात्य स्वरूप कहा जाता है। यह व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि देश में प्रचलित है। अमेरिका में है वो अध्यक्ष ये प्रणाली है शासन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अच्छा, संयुक्त बैठक कब होती है? तो साधारण विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक होती है। तो संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संदर्भ में होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। संसद के जितने दोनों सदस्य हैं उनका अधिवेशन आयोजित किया जाता है। जबकि साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने दोनों सदन में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, बट इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा स्पीकर ही करता है। निम्नलिखित में से एक किसी राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसे है? कि जो राज्य की जो विधान परिषद है केवल 6 राज्य में पाई जाती है इस समय, इसको जो है समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो इसे करने का पार्लियामेंट के पास है। क्या करने का? विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। देखते हैं, किसी भी राज्य की विधान परिषद की स्थापना एवं उसका उत्सादन संबंधित संसद संबंधित राज्य के विधानसभा के प्रस्ताव पर करती है। जब वहाँ की विधानसभा कहती है तब करती है। जैसा कि अनुच्छेद 169 के खंड 1 में वर्णित है। 169 के खंड 1 में संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए ऐसे राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधान परिषद सृजित करने का उपबंध करेगी। यदि वह राज्य विधानसभा से इस आशय का संकल्प विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा
उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3, कम से कम कितने तिहाई, तो 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर सकता है। तो उसको समाप्त किया जा सकता है। किसको, तो विधान परिषद को। किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसको हटाया जा सकता है, तो विधान परिषद को। लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा, तो लोकसभा के समक्ष लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तो लोकसभा के समक्ष प्रतिवेदन जो है प्रस्तुत किया जाता है। लोक लेखा समिति, जिसे पब्लिक अकाउंट कमेटी कहा जाता है, लोक व्ययों पर नियंत्रित करती है। यह एक संसदीय समिति है। लोकसभा में इसमें 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा से राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। तो लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। तो लोक लेखा समिति सबसे पुरानी समिति है। संसद की तीसरी आंख इसे कहा जाता है। तो देखते हैं लोक लेखा में समिति कितने हैं लोकसभा में, कितने हैं राज्यसभा में। तो 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, कुल मिला के कितने हो गए, 22 हो गए। भारत की संसद से व्यक्त होता है। तो भारत की संसद में कौन कौन आएगा, लोकसभा आएगा, राज्यसभा आएगा तथा राष्ट्रपति आएगा। लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति आएगा। किसमें आएगा, संसद में। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में भारतीय संसद के गठन राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होती है। तो भाई संसद का है, तो संसद कुछ नहीं है, तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 79 में कहा गया है। तो 79 में क्या कहा गया है कि भारत की जो संसद है उसमें राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होंगे, राज्यसभा होंगे। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होंगे। भारत की संसद किससे निर्मित होती है, तो भारत की संसद लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा से निर्मित होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से निर्मित होती है। कौन निर्मित होता है, तो संसद। संसद में कौन सम्मिलित है, तो संसद में लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्यसभा तथा लोकसभा तथा राष्ट्रपति निर्मित होते हैं। संसद की संरचना किससे हुई है, तो संसद की संरचना लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से हुई है। संसद भारत के संविधान भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां प्रदान करता है। तो भारत का जो संविधान है वो कार्यपालिका शक्तियां किसे प्रदान करता है, भारत का जो संविधान है वो कार्यपालिका शक्तियां किसे प्रदान करता है, राष्ट्रपति को। तो किसे प्रदान करता है, तो राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कि संघ की जितनी कार्यपालिका शक्ति हो किसमें निहित होगी, तो राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें कहा गया, तो अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होंगी, तो राष्ट्रपति में निहित होंगी। फिर लिखा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। भारतीय संसद के सदनों की संयुक्त बैठक किस संदर्भ में आहूत होती है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है, साधारण विधेयक पर। तो संयुक्त बैठक कब होती है, तो साधारण विधेयक पर की जाती है। अब देखते हैं साधारण विधेयक क्या है। तो साधारण विधेयक में संसद के दोनों सदनों की असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता जो है संविधान के अनुच्छेद 118 के 4 के तहत कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष करता है। बुलाई किसके द्वारा जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, 108 का प्रयोग करके। कब बुलाई जाती है, जब साधारण विधेयक हो, तब जब दोनों में सहमत होती है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, 118 के भाग 4 के अनुसार स्पीकर करता है।
भारतीय 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 संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अभी हमने आपको बताया है 118 के भाग 4 के अनुसार लोकसभा का स्पीकर करता है। विधायी कार्य करने के लिए भारतीय संसद में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो केंद्र की जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए 75 के भाग 2 में क्या कहा गया है, खंड 2 में क्या कहा गया है? तो 75 के भाग खंड 2 में कहा गया है कि जो मंत्री है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद को धारण करेगा। कब तक धारण करेगा? कि जो मंत्री है वो अपने राष्ट्रपति के प्रसाद मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक वो उस पद पर बना रहेगा। किस अनुच्छेद में? तो 75 के भाग 2 में है, खंड 2 में कही गई है। फिर 75 के भाग 3 में किसका वर्णन है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। किस अनुच्छेद में? तो 75 के भाग 3 में। फिर 75 के भाग 5 में क्या कहा गया है कि यदि कोई मंत्री निरंतर 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे अवधि के भीतर एक निश्चित मतलब 6 महीने के अंदर उसे मंत्री उस अवधि समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब 6 महीने के अंदर आपको यदि आप मंत्री बन चुके हैं तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव जीतना आवश्यक है, नहीं तो आप हट जाएंगे। यह भाग 75 के भाग 5 में है कि कोई मंत्री यदि निरंतर 6 महीने तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसकी अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब फिर उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। भारतीय संसद शासन प्रणाली के अंतर्गत भारतीय संसद शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो निम्न सदन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को। क्या कहा जाता है? तो निम्न सदन कहा जाता है। भारत में मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न में से भारतीय संघ में नए राज्य में प्रवेश करने की शक्ति किसे प्रदान है? तो नए राज्य में प्रवेश करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो संसद को की गई है। ये भारतीय नए राज्यों का प्रवेश करना है भारतीय संघ में तो यह शक्ति किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास यह शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत का राज्यों का संघ है। और संविधान के अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। किस अनुच्छेद में? 2। कैसे राज्य? नए राज्य। इसी प्रावधान के अनुसार सिक्किम को वर्ष 1975 में भारतीय संघ में प्रवेश दिलाया गया था। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संघ किसी नए राज्य को स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास दी गई है। संसद का एक गैर सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक मंत्री बना रह सकता है? कितनी? तो अभी बताया था 6 माह तक। 6 माह के बाद उसे मंत्री पद नहीं रह सकता है तो वह सदस्य संसद का नहीं है, तो किसी क्षेत्र से उसे चुनाव लड़कर जीत कर आना होगा। संसद के सदस्य की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी है? तो संसद के सदस्य की गणपूर्ति के लिए बैठक के लिए 1/10 गणपूर्ति की बैठक की आवश्यकता होती है।
संविधान के अनुच्छेद 100 में संविधान के अनुच्छेद 100 के भाग 3 में संविधान के अनुच्छेद 100 के भाग 3 में 100 के भाग 3 में जब तक संसद विधि द्वारा एवं अन्य उपबंध न करे तब तक संसद के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने की गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होगा। संसद की सदन का कुल 10वां भाग होगा। भारतीय संसद में एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? 1/10 होती है संसद की गणपूर्ति। भारतीय संसद में एक सदन की गणपूर्ति क्या होती है? तो 1/10 होती है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्यसभा के सदस्य में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सदस्यों की 1/3 राज्यसभा के संदर्भ में कौन सही? इसमें सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है। राज्यसभा स्थायी है, वह विघटित नहीं होती है। इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं। उतने ही सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। किसके? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और राज्यसभा जो है वो स्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 6 वर्ष का है। कौन विघटित नहीं किया जा सकता? राज्यसभा। यह बुद्धिजीवियों का सदन कहलाता है। इसमें 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं। कितने तिहाई? 1/3 सदस्य कई वर्ष बाद? दूसरे वर्ष बाद उतने ही सदस्य निर्वाचित होकर आते रहते हैं नए स्थान पर। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? यह विघटित किए जाने योग्य नहीं। राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा का जो सभापति है निर्वाचित होता है सदन के सभी सदस्यों के द्वारा, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा का जो सभापति है किसके द्वारा निर्वाचित होता है? कहने का मतलब है राष्ट्रपति पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो संसद के सभी सदस्य हैं जो लोकसभा के और राज्यसभा दोनों के, उससे निर्वाचित होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। कौन है उपराष्ट्रपति? कहाँ का सभापति? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य दोनों सम्मिलित होते हैं बनाने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 66 के 1 में किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचन के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है। एकल संकीर्ण मत पद्धति का प्रयोग करते हैं। ऐसे निर्वाचक में मतदान गुप्त होता है। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित संसद के सभी सदस्यों द्वारा होता है। अगला देखते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर कितने दिन के अंतर अपनी संस्तुति देनी होती है? तो राज्यसभा को जब धन विधेयक पास होता है तो उस पर 14 दिन की संस्तुति देनी होती है, वरना उसे पारित मान लिया जाता है। इसको इसमें कम अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 109 में उपबंध किया गया है कि धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। किसी भी धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित कर दिया जाए तो राज्यसभा उस पर सिफारिश के लिए भेज सकती है। राज्यसभा द्वारा विधेयक की प्राप्ति तारीख के 14 दिन की अवधि के भीतर, मात्र 14 दिन की अवधि के भीतर सिफारिश के बिना लोकसभा वापस को भेजना होता है। 14 दिन की समाप्ति के बाद धन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। धन विधेयक संसद के निम्न सदन या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक संसद के केवल किस सदन में पेश करते हैं? केवल निम्न सदन मतलब लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन?
तो धन विधेयक केवल किस सदन में पेश करते हैं? तो लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं पेश करते हैं। धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तब संविधान के अनुच्छेद 9 में, संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया, 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति लेना बहुत आवश्यक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका प्रमाणीकरण का अधिकार स्पीकर को है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको अधिकार होता है कोई भी विधेयक धन विधेयक है। अच्छा, राज्यसभा को अनन्य अधिकार कौन सा है? तो राज्यसभा को अनन्य अधिकार कौन सा है? तो नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने की संस्तुति। तो नई अखिल भारतीय सेवा के किसमें है? तो वो है 312 के तहत राज्यसभा को नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें 3 प्रकार की इस समय सेवाएं हैं, IAS, IPS, IFS। और IFS को 1966 में जोड़ा गया था। जान लेते भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की संस्तुति की गई है। अनुच्छेद 249 के अनुसार, अनुच्छेद 249 के खंड 1 में पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसमें अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा। कौन सा प्रस्ताव? 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित जो प्रस्ताव है निम्नलिखित में से कितने समय के अंतर्गत लागू नहीं रहेगा? तो 1 साल के अंतर्गत लागू नहीं रहेगा। देखते हैं क्या प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो 249 के तहत क्या किया गया है? संसद को राष्ट्रीय हित, कैसा हित? राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। सूची जो है 3 प्रकार की है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने को संसद को अधिकार मिल जाता है 249 के तहत। तो उसके अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित यह प्रस्ताव केवल 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। 249 के तहत राज्यसभा को ही अनन्य शक्ति प्रदान की गई, राज्यसभा को ही अनन्य शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो संसद चाहे तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो 249 है। कौन सा है? 249 है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को क्रियान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत में के कुछ राज्य के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि वह चाहे। वह किसी भी राज्य की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को क्रियान्वित करने के लिए। कैसी संधियां? तो अंतर्राष्ट्रीय जो विदेशों से संबंधित हैं। संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ये किसमें उपबंधित किया गया है? तो ये उपबंधित किया गया है अनुच्छेद 249 में, लेकिन प्रभावी 1 साल तक रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत किसके तहत? 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 200 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर भी उन राज्यों के लिए भी अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन करने के क्रम में 356 के तहत अधीनस्थ राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में तथा 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जा सकता है। 253 के तहत किसी भी राज्य की
किसी भी राज्य की सहमति के बिना संसदीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को क्रियान्वित कर सकती है। क्रियान्वित करने का अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को क्रियान्वित करने का अधिकार है। देखते हैं क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाना आवश्यक है तो संसद उस पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त 250 के अनुसार क्या बंद किया गया है, तो 250 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 252 के तहत 202 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्य कानून बना सकती है। 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में भी बना सकती है। 356 के अधीन यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तब भी वह बना सकती है तथा 357 के तहत विधायी शक्तियों के प्रयोग के द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है तथा 253 के तहत किसी भी राज्य की सहमति के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों को क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकती है। कौन बना सकता है, तो संसद बना सकती है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? प्रतिनिधित्व की दृष्टि से मतलब किसमें सदस्य कम से ज़्यादा की ओर है, तो कम से ज़्यादा की ओर है राज्यसभा में, तो कम से ज़्यादा देख लेते हैं। तो राज्यसभा की सीट राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 10 है। कई है? 10 है। मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 11 है। फिर कर्नाटक में कितनी है, तो 12 है। उत्तर प्रदेश में कितनी है, तो 31 है। उत्तर प्रदेश में 31, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, राजस्थान में 10 है। कौन सी सीट है, तो राज्यसभा सीट है। निम्नलिखित में से सदन की अध्यक्षता एक व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो कि वह सदन का सदस्य नहीं है। कौन उसकी अध्यक्षता करता है लेकिन वह सदन का सदस्य नहीं, वह है राज्यसभा। वह उसका सदस्य नहीं होता है लेकिन फिर भी वह उसकी अध्यक्षता करता है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 53 में कहा गया है। 54 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न तो होते हुए भी वह सदन का अध्यक्षता करता है। कौन? उपराष्ट्रपति।